हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल यारम। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो जल्दी से नए मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। नीचे बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें स्टार्ट करते हैं यारम का बकिया हिस्सा। दादा आजकल बहुत खुश रहते थे, जैसे वो मिल गया हो जिसकी तलाश हो। वो पूछती तो हंसकर खामोश हो जाते। उनके ऐसे अंदाज के बाद उसे बेसुकूनी सी रहती। वो क्लास में तवज्जो से लेक्चर सुन पाती, ना स्टोर पर काम ठीक से हो पाता। दादा के रवैये उसे सहमा देते, इतना कि वो बिजनेस डिपार्टमेंट तक जाते जाते वापस पलट आती। मैं कई बार मिल चुका हूँ उससे और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं उसे हर तरह से आजमा चुका हूँ। अभी मैंने घर में बात नहीं की। उसे पहली बार दादा की आवाज बुद्धि लगी और अल्फाज बदनुमा। आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए दादा, वो बहुत मुश्किल से ये कह पाती। दादा हैरान हुए। तुम शर्मा रही हो तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बस मुझे तालीम मुकम्मल करने दे। शादी तुम्हारी डिग्री के बाद ही होगी इमराहा। मेरी शादी नहीं होगी, मुझे शादी नहीं करनी। शहरियार, बहुत रोशन ख्याल है, और वो वर्ल्ड बैंक का सदर या किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर ही क्यों ना हो। तो तुम फैसले का इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहती हो? दादा का अंदाज ऐसे संजीदा हो गया कि पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोनों के दरमियान सकूत छा गया, जिससे दादा के खदशात की तस्दीक हो गई। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी। मैं सिर्फ हाँ ना का इख्तियार इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ना से भी वाकिफ हूँ और हाँ से भी। अनजान नहीं, मुझे पागल मत बनाओ। तो आप चाहते हैं मैं खुद को पागल कर लूं? वो चटक कर बोली। एक बार फिर दोनों के दरमियान सकूत तन गया। दादा उसके अंदाज पर हैरान रह गए। कौन है वो इमराहा? बरतानवी, पाकिस्तानी, रूसी, मसरी, अमेरिकी, कौन है वो मुस्लिम, गैर मुस्लिम? मुझे बताने लगो तो उसका हसब नसब हाथ में रख कर बैठना। तुम्हें मुल्क से बाहर पढ़ाई की इजाजत दी थी, बगावत की नहीं। जानती हो ना, तुमसे मुतल्लक सवाल मुझसे होते हैं। ये भी जान लो कि तुमसे पहले उंगलियां मुझ पर उठेंगी। दादा का अंदाज भी तेज था, आवाज भी। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अंदर ही अंदर चटक कर टूट गई। डिग्री ले लो फिर बात करते हैं। दादा ने मजीद उसे सुनना गवारा ही ना किया। हसब नसब हाथ में लिए बैठना। कितने ही दिन, कितनी ही बार उसने सर को झटक दिया, लेकिन वो इस फिक्रे की गूंज से जान नहीं छुड़ा सकी। उसके दिल पर उस पहाड़ का बोझ आ गिरा जिसे कभी सर न किया जा सका हो। यूनी में वो आलियान के रास्ते की तरफ जाती और पलट आती। क्या फायदा, खुद से कहती भी और पूछती भी। सेमेस्टर खत्म होने को था, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। इसलिए ऐसे लोगों की जिंदगी वैसे भी लंबी होती है, जो मन चाहे रास्ते पर चले भी हों और वापस आने पर मजबूर भी हों। वही लोग बेइख्तियार होकर जाते हैं और किसी इख्तियार वाले के खौफ से लौट आते हैं। उसने सेफ रूम जाकर नोट दीवारों पर चिपका दिए। काश अल्लाह बंदे की पेशानी पर लिख देता कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा नहीं। फिर हसब नसब मजहब पर सवाल ना उठते। वो काली स्याही से सुनहरी हरूफ लिखती जाती। मुझे अफसोस रहेगा, कायनात की बेहतरीन चीज उठा लेने का हक मेरी हथेलियों को नहीं दिया गया। और उसने ये भी लिखा, लाचारी और बेबसी अपने अरूज पर है। मैं अपनी आंखों को माइल होने और कानों को मुतवज्जा होने से रोकने से माजूर हूँ। समी और बसरी हुसन मेरे से पहले निकले और फिर मुझे याद नहीं रहा कि ये कभी मेरे हल्का इख्तियार में थे। मैं दुनिया में किसी इंसान को ठीक से ये समझा नहीं सकूंगी कि मेरे अपने इख्तियार से कब निकलना शुरू हुई और फिर ख़त्म हो जाना मुमकिनात में से एक हो जाता है। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। नामुमकिनात की तरफ पेशकदमी कैसे करूँ? मुझे रुक जाने का उंदिया ना दिया जाए, मुझे चले रहने की नवीज सुनाई जाए। कोई सजदे में मेरे लिए सर झुकाए, सिर्फ मेरे लिए दुआ मांगे। मैं जहाँ पाबंद हूँ आज़ाद करवा ले मुझे। मेरी छोटी बहन है,
फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही है मॉस्को में और छोटा भाई न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का स्टूडेंट है। मामा पापा दोनों रेस्टोरेंट देखते हैं। मैं अपने रेस्टोरेंट में बहुत काम किया है। इनफैक्ट पापा ने मुझसे काम लिया है। वो खुद भी बहुत काम करते हैं। अगर तुम हमारे रेस्टोरेंट आओ तो तुम अच्छी तरह मुशाहिदा करने के बाद भी नहीं बता सकोगे कि कितनी पुरानी है और कितने अरसे से ज़ेरे इस्तेमाल है। यानी तुम्हारे पापा चीज़ों को संभालते नहीं, उनसे प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वाकई? हाँ, वो कहते हैं अच्छे इंसान का दुनिया में होना कुदरत की तरफ से इनाम होता है। मैं अच्छा इंसान हूँ? आलियान घास पर नरमी से हाथ फेर रहा था। ये सवाल करते उसके हाथ रुक गए। बिल्कुल, वीरा ने सर को खम देकर मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें कैसे पता? अच्छे इंसान के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अच्छाई के पत्ते अपनी ज़ात में रखता है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मामा की वजह से। तुम ये क्यों नहीं मानते कि अपनी वजह से अच्छे हो? क्योंकि मैं नहीं हूँ। मुझे ये बताओ, मुस्तकबिल में तुम्हारा होटल खोलने का इरादा है? अब इस बारे में नहीं सोचा। डिग्री के बाद दुनिया घूमने का इरादा रखती हूँ। जब से पैदा हुई हूँ पढ़ रही हूँ। अच्छा किया मैं तुम्हें वो बातें बता सकती हूँ जो मुझे तुम में अच्छी लगती हैं। नहीं, मैं फिर भी बताऊंगी। और इससे पहले ये बताना चाहूंगी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम डिपार्टमेंट के किसी स्टूडेंट के साथ आंखें भीगी करने की मशक कर रहे थे। फिर तुम दोनों जुबान थोड़ी से लगाने लगे। आई मिस्ड से तुम्हारी जुबान लंबी है। फिर तुम दोनों ने कानों को फिरफिराना शुरू किया। मैंने अपनी क्लास फेलो से पूछा, क्या स्पेशल लोग भी यहाँ पढ़ते हैं? फिर उसने आंख मारकर तुम्हारी तरफ देख कर कहा, ये तो वाकई ही स्पेशल है। हाँ, अच्छा। हाँ, क्लास में जब बैठते तुम ऐसे फूलों की पत्तियां बना रहे थे जो तखय्युल में हो सकता है, जमीन पर नहीं। तो ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि तुम उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हो जो सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। उनके बारे में कितना सोचोगे जो मौजूद हैं। तुम अनजान रहने वालों में से नहीं हो। अपने बारे में जान के अच्छा लगा वीरा। तुम समझदार लड़की हो। आलियान मुस्कुरा दिया। तुम एक अच्छी लड़की हो कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तुम एक अच्छी लड़की हो। हाँ, अब ठीक है। वीरा मजीद उसकी खूबियां बताने लगी और कागज का बना जहाज उड़ने लगा जो उनके दरमियान आकर गिरा। उसने उसे उठाया और पढ़ा। पहले वो हैरान हुई, फिर मुस्कुराने लगी। अच्छा आलियान, फिर मिलते हैं। हाथ हिलाकर वो चली गई। आलियान जहाज उठाकर पढ़ा। इमराहा? उसकी नजर वहीं ठहर गई। वीरा इमराहा के सर पर पहुंच चुकी थी। तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। मैं रोज तुम्हें 3 घंटे मश्क करवा सकती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाया करना। क्या कह रही हो? और किस चीज की मश्क? साइकिल की? वो क्यों? कारल को चैलेंज दिया है ना तुमने, अब क्या रेस में हारना है? वो करीम कॉफी पीने की तैयारी कर रही थी। पूरा मग गिरा बैठी। किसने किसको चैलेंज किया? तुमने कारल को। वेल डन इमराहा। इसी दौरान आर्ट डिपार्टमेंट की सना खास उसके पास आई। मैंने तुम पर 15 पाउंड शर्त भी लगा दी है। इमराहा उसकी शक्ल देखने लग गई कि आखिर हो क्या रहा है। शुक्र है किसी ने तो कारल की टक्कर का सोचा। इमराहा दीवानों की तरह सना और वीरा को देखने लगी। दोनों के हाथों में कागज के बने जहाज थे जिसके एक कोने इमराहा कारल साइकिल रेस और दूसरी तरफ वक्त जगह टाइम लिखा था। नीचे ये लिखा कि इमराहा ने कारल को चैलेंज किया और कारल ने कबूल कर लिया। ये जहाज यूनी भर में खूब उड़े। एक इमराहा के सर आ लगा। दूर कारल खड़ा दांत निकाल रहा था। इमराहा फौरन उसके पीछे लपकी तो वो भाग गया। उसने ढूंढा नहीं मिला। जब वो पैर पटक कर मुड़ी तो वो उसके सामने आ गया। मुझे ढूंढ रही हो? मैं हाजिर हूँ। ये क्या है? उसने जहाज उसके आगे लहराया। हमारी रेस अगले हफ्ते। इमराहा और कारल साथ साथ। मेरी तरफ से 1000-2000 जहाज उड़ाओ। यूनी में मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। रेस जरूर होगी। अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो तमगा मिलेगा, नहीं सल्यूट, जो मैं खुद तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गई तो। सुनो इमराहा, बिल्कुल। देखो दी क्वीन, तुम डर क्यों रही हो? चलो तुम यहाँ खड़े खड़े मान लो कि आई एम कारल दी ग्रेट और तुम कारल दी ग्रेट से डरती हो। कारल दी ग्रेट, कारल दी ग्रेट, कारल से बहस फजूल जानकर वो पलट आई। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना फिक्र कि कारल यूने में क्या ऐलान करता फिर रहा है। वो क्या पागल थी जो उसके साथ रेस लगाती? चलो आओ मैं तुम्हें मश्क करवा दूं। रात को वीरा उसे कमरे से ले जाने आई। पागल हो गई हो तो तुम भी।
4 दिन मुझे साइकिल चलाते नहीं हुए और मैं रेस लगाने चल पड़ूं? नामुमकिन। और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं, नामुमकिन। नामुमकिन का सोच कर बैठी हो तो उसे मुमकिन कैसे कर सकती हो भला? ये पागलपन है वीरा, कर गुजरो ये पागलपन। पाकिस्तानी और इंडियन काफी जज्बाती हो रहे हैं, तुम पर शर्त लगाई है, तुम लोग अजीब हो। वैसे मुकाबले में कोई तीसरा गैर मुल्की तो तुम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एक हो जाते हो। एनीवे, तुम अब पीछे नहीं हटोगी। वीरा, मुझसे तो साइकिल ही नहीं चलेगी। मैदान में उतरोगी तो देखना कैसा जोश आएगा तुम में। होश आएगा तो जोश आएगा ना। साधना और लेडी महर को मालूम हुआ तो उन्होंने भी हाथ लहरा लहरा कर तकरीरें की कि मामूली सी रेस ही तो है, कौन सा ओलंपिक की दौड़ है। एनोन भी आ गई और जापानी मकूले तर्जमा कर करके सुनाने लगी। साथ उसने खड़े 3-4 शुजात और बहादुरी के लबालब भरी जापानी कहानियां भी सुना दी। इसके अलावा सब बहुत पुरजोश थी और उसमें नाक तक जोश भर देने को तैयार थी। नशिस्तगाह में रात भर 4 खवातीन उसे अपने नरगे में लिए बैठी रही और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका सर हाँ में नहीं हिल गया। सुबह वो सबसे पहले वो बिजनेस डिपार्टमेंट गई। कारल और आलियान खड़े बातें कर रहे थे। वो उनके करीब गई। मैं रेस के लिए तैयार हूँ, उसने एन की कहानी के किरदार की तरह गर्दन को बुलंद करके कहा और सिर्फ आलियान को मुस्कुरा कर देख कर आ गई। पूरी यूनि में तुम्हें इमराह ही मिली थी रेस लगाने के लिए? हाँ, जैसे पूरी दुनिया में तुम्हें एक वही मिली थी प्रपोज करने के लिए। कारल ने मजाक बिल्कुल नहीं किया था। ये बात कहते हुए वो संजीदा था। वो लाइब्रेरी के इतराफ में टहल रही थी कि कब वो आता और उसे आता नजर आ गया। वो जल्दी से उसके पास आ गई। हाय आलियान, कैसे हो? बाल कटवाकर बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा सुनो, हफ्ते को मेरी रेस है, तुम आओगे? वो खामोश चलता रहा और अच्छा लग रहा था ऐसा करते। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मश्क करवा सकते हो? मैंने कारल से इसलिए हाँ कही क्योंकि तुमने एक बार कहा था हार जाने वाले उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर होते हैं जो मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं करते। जवाब के इंतजार में वो उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो खामोश था। दोनों हाथों को पैंट की जेबों में डाले वो बेनियाज नजर आने के नए अंदाज तरतीब दे रहा था। देखो, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद हैं, एक बार फिर मुझे दाद दो। मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ कि मुझे किस नंबर का जूता आएगा, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे स्टोर में तुम्हें किस नंबर का जूता फिट आया था, किस नंबर का जरा तंग था और किस जूते का उठाकर तुमने कहा था इतना महंगा जूता। अगर मुस्तकबिल में मैं इतना महंगा जूता लेने का इरादा करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा मेरा दिमागी तवाज़न खो चुका है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने बेकार जूतों के कारआमद लेसिस दूसरे जूतों में बदल बदल कर इस्तेमाल करते हो, और ये भी कि तुम्हारे पास एक बंद रिस्ट वॉच है जिसे हफ्ते में तुम एक बार जरूर पहनते हो। वजह मैंने जान ली है, तुम चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक देते कि वो बेकार हो चुकी हैं, तुम उनसे वाबस्ता हो जाते हो। तुम्हारे लिए उनसे अलग होना मुश्किल हो जाता है। तुम चीज़ों के साथ खुद गर्जी का मुजाहिरा नहीं कर सकते। तुम इस वक्त मेरे साथ कुछ इतना रहमदिली का मुजाहिरा नहीं कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मैं इसे नज़रअंदाज कर देती हूँ। रुक कर उसने सांस लिया और उसे देखा। अभी भी वो बोलने पर राजी नहीं था। एक बार फिर मुझे सराहा जाना जरूरी है। मैंने तुम्हारी साइकिल की कहानी भी मालूम कर ली है। साईं जैसा एक फरिश्ता सिफ्त लड़का तुम्हारा दोस्त था। तुम दोनों एक दूसरे के साइकिलों के पीछे बैठकर आया जाया करते थे। डिग्री लेने के बाद वो जाते हुए यादगार के तौर पर अपनी साइकिल तुम्हें दे गया और तुम्हारी ले गया। उसने एक अच्छा काम ये किया कि वो यादगार के तौर पर तुम्हें ही उठाकर नहीं ले गया। मेरे डिपार्टमेंट की कुछ शरारती लड़कियों का कहना है कि तुम्हें अगवा करना जरूरी हो गया है, और उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें किसी नाइट राइडर की खिदमात हासिल हो गई तो वो कर गुजरेंगी। तुम कितने लोगों को मतलूब हो आलियान? खैर, मुझे एक और बात भी मालूम हुई है कि सीनियर्स में कोई लुंडा नामी लड़की थी। वो जब तक रही बहाने बहाने से तुमसे टकराती रही। ये टकरें इतनी मशहूर हो गई कि उसे लुंडा दी बुल और तुम्हें आलियान दी फाइटर कहा जाने लगा। उसे देखते ही तुम इधर उधर हो जाया करते थे, फिर भी वो तुम्हें ढूंढ लेती थी। वैसे अच्छा हुआ वो लड़की चली गई। मैं उसे ऐसी बचकाना हरकतें करती देखती तो यकीनन उसे समझा देती दी बुल आखिर कहते किसे हैं। मैंने ये भी नहीं सुना है कि जो तुम्हारा दोस्त भी नहीं होता वो भी चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में आओ, और ये भी कि
ایک ڈری सहमी मासूम दिल लड़की ने उस वक्त तुम्हें देखते ही मार दिया था जब तुमने कार्ल से कोई गेम हारने पर अपने सर के बाल साफ करवा लिए थे। अपना सर कटवा लेते, बाल क्यों कटवाए? उसने तुमसे ये कहा था। वैसे वो कुछ ज्यादा ही कह गई थी। उसे कहना चाहिए था कि कार्ल का सर कटवा देते, अपने बाल क्यों कटवाए? और मुझे तुमसे एक शिकायत ये भी है कि चंद दिन पहले मुझ पर इंकशाफ हुआ है कि पिछले साल हैलोवीन पर तुम और कार्ल किसी ऊंची इमारत पर चढ़कर हैलोवीन कूद आने जाने वालों पर लड़खड़ा रहे थे। मुझे तुमसे शिकवा ये है कि तुमने कार्ल को ऊपर से नीचे क्यों नहीं लड़खाया? अगर तुम ये कर देते तो कितना सवाब कमाते। वैसे आलियान, एक और राज की बात बताऊं? अगर मैं आलियान होती तो फौरन इमराहा से दोस्ती कर लेती, उसे ट्वीट में चॉकलेट का डिब्बा देती और फिर ये ट्वीट वापस भी ना लेती और हर रोज ट्वीट देती रहती और लेना भूल जाती। उसके बोलने का अंदाज काबिले दीद था। अगर मैं आलियान होती। मैं बातों में भटक चुकी हूँ, लेकिन एक और बात सुन लो। मैं जिंदगी में बहुत बार फेल हुई हूँ। एफएससी में टॉप नहीं कर सकी, बीए में प्लस नहीं ले सकी। तुम्हें अंदाजा नहीं मेरी जिंदगी बेचारी सी रही। अब मेरा दिल है मश्क में तुम मेरा साथ दो ताकि मैं हारूं भी तो जरा फख्र से, लेकिन शायद तुम मुझे जितवा ही दो, है ना? बेस्ट ऑफ लक। 2 कदम आगे चलते आलियान ने बगैर मुड़े उससे कहा और चॉकलेट खाते हुए लाइब्रेरी के अंदर चला गया। इमराहा वापस पलट आई। वो ये महसूस नहीं कर सकती थी कि आगे आगे चलते आलियान ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। उसने लाइब्रेरी में आने के लिए इतना वक्त क्यों लिया था? वीरा के साथ जी जान से मश्क करते वो एक बार भी वीरा को हरा नहीं सकी थी। वो जानती थी कि कार्ल को वो किसी सूरत हरा नहीं सकेगी, मगर मुकाबला अहम है ना कि जीत। ग्राउंड में इन दोनों को जानने वाले काफी स्टूडेंट मौजूद थे। सबकी ख्वाहिश थी कि कार्ल हार जाए, मगर सब जानते थे ये मुमकिन नहीं है। वीरा, उसकी कोच उसके कान में घुसी हुई थी। भूल जाओ कि यहाँ कोई कार्ल मौजूद है। पूरी कुव्वत लगाकर साइकिल दौड़ाना, बस आज तुम्हें यही करना है। इमराहा ने दुआ की, बल्कि मन्नत की कि कार्ल से जीत जाए तो कितना मजा आएगा। अगर साइकिल चलाते कार्ल को फालज आ जाए तो कैसा रहेगा? उसकी नजरें धुंधला जाए, बिल्कुल वो नाबीना हो जाए। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जो कहोगी करूंगा। मेंढकी, कार्ल ने साइकिल उसके बराबर लाकर कहा। अगर मैं जीत गई तो पता नहीं क्या कर गुजरूंगी। उफ, उसने दिल में सोचा। रेस का फायर हुआ और रेस शुरू हुई। सारी दुनिया गायब हो गई, बस एक ट्रैक रह गया और उस पर साइकिल चलाती खातून पाकिस्तान इमराहा। कार्ल बहुत आराम से पैदल चला रहा था और इमराहा बहुत आगे जा चुकी थी। कार्ल को कोई जल्दी नहीं थी, वो सुहाने मौसम का मजा ले रहा था, सीटी बजाता जा रहा था। इमराहा बहुत आगे निकल गई तो उसने एकदम स्पीड पकड़ी और उसके आगे निकल गया। फिर कार्ल ने रफ्तार आहिस्ता कर ली। इमराहा पूरी जान मारकर कार्ल से थोड़ी आगे निकले। कार्ल ने फिर तेज चलाकर आगे गया और फिर आहिस्ता करके सीटी बजाने लगा। वो आम अंदाज से नहीं, शानदार अंदाज से हराना चाहता था। इमराहा ने उसे देख रही थी, ना उसे पता था कि कार्ल ये कर रहा है। ये सब उसे बाद में बताया गया। उसे तो बस रेस लाइन नजर में थी। उसकी जितनी भी कुव्वत थी उसने साइकिल पर लगा दी। कार्ल आराम से सीटी बजाता जा रहा था और कछुए खरगोश वाली हुई जो खरगोश के साथ होता है। ऐन में कार्ल साइकिल से गिर गया और उसका कहना था कि एक छुतरा उसके कानपट्टी से लगा था। उसका सर घूम गया और वो गिर गया। ड्रामेबाज कार्ल की बात का किसी ने यकीन नहीं किया। सबका यही कहना था कि जब हार नजर आई तो ऐसे कह रहा है, लेकिन इमराहा लाइन के उस तरफ थी। मैं 100 बार पहाड़ पर चढ़ा और गिरा, फिर पहाड़ को अपने आगे झुका हुआ पाया। मैदान हशर के परिंदे मैदान अमल में गिरा नहीं करते। मुकाबला देखने वाले ये नहीं जान सकते कि जीत जाने वाले किसी आसमान का सफर करके लौटे हैं। इमराहा सब लोगों में उसे ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से उसने ये किया और जीत भी गई। उस शख्स की बातें उसे दुआ की तरह लगती थी। वो खुद भी एक दुआ ही था। वो फायर तुमने किया था? कार्ल को सिर्फ आलियान पर शक था। मुझे क्या जरूरत थी, क्योंकि तुम मुझे हराना चाहते थे। मैं कौन सा मुकाबले में था? तुमने कहा था ऐसे बचकाना खेल में तुम्हें कोई शौक नहीं, फिर तुम आए क्यों? तुम्हारी स्पोर्ट के लिए आए थे, मगर मेरे लिए नहीं। मेरे 7वीं हिस्स कहती है कि वो तुम ही थे। मेरी पहली हिस्स कहती है कि बकवास बंद करो। अगर वो तुम निकले तो वो दिन तुम्हारा जमीन पर आखिरी दिन होगा।
اگر میں نہ نکلا تو تمہاری 7ویں حص پر لعنت ہے۔ شاید یہ کسی نے اس لیے کیا کہ اگر وہ ہار جاتی تو پھر ساری زندگی کسی سے مقابلے میں نہ آتی۔ بھار میں جائے، میرا ریکارڈ خراب کر دیا۔ کارل کو چرانے کے لیے آلیان منہ کھول کر ہنسا۔ سب ہی ہنس چکے تھے کہ وہ ایک لڑکی سے ہار گیا ہے، اور وہ بھی امراحہ سے۔ انہوں نے دیوار پر کارل کے کارٹون بنائے اور موٹے موٹے آنسو بھی بنائے۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا آلیان۔ کس کس کے توڑو گے؟ اس نے سب کھی کھی کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا۔ شروعات تم سے کرتا ہوں۔ پاس پڑا گلاس اس نے آلیان کو دے مارا اور اس نے کیچ کر لیا۔ کیچ نہ کرتے تو گلاس کے پیسے تم سے وصول کرتا۔ کاؤنٹر بوائے چلایا تو کارل نے اسے بھی ایک گلاس دے مارا جو وہ کیچ نہیں کر سکا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ اب تم بھی بھرنا پیسے۔ کارل نے تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا جس کے لیے لڑا جا رہا تھا۔ وہ یونی کے اس طرف اداس سی کھڑی تھی۔ وہاں بچھڑے بکھڑے دوستوں کا ٹولہ موجود تھا۔ وہ 4 تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے۔ وہ 18 سال پہلے یونی پڑھ کے نکلے تھے۔ ان 18 سالوں میں ہر سال ایک دن وہاں آتے تھے۔ اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع تھے۔ وہ اپنے 5ویں دوست کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ آلیان ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے امراحہ نے آلیان کا خطاب دیا تھا۔ یہ لمبی لڑکی ویرا، اور وہ نرم خو گلابی لڑکی امراحہ، اور وہ سائیں۔ وہ کارل کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاروں بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ انہیں 5ویں دوست کا انتظار بہت شدت سے تھا۔ لو وہ آ گیا۔ ویرا چلائی۔ اتنی دیر؟ آلیان نے آنے والے کو سر کے بالوں سے پکڑا۔ فلائٹ میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ایک بڈھے کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا کہ آج رات ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ 50 سے اوپر والوں کو جہاز میں ہارٹ اٹیک کا جان لیوا خطرہ ہے۔ انتظامیہ یہ بات چھپا رہی ہے، لیکن جان کا رسک لینا بے وقوفی ہوگی۔ کارل، امراحہ نے منہ بنایا۔ وہ ریس جیت گئی تھی اور اس نے کارل سے کہا تھا تمہارے سر اور بھوؤں پر پورے 1 سال تک ایک بھی بال نہیں رہنا چاہیے، اور کارل نے یونی میں موجود دوسرے کارل کو سر اور بھوؤں کو صاف کر لینے پر راضی کر لیا اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کارل نے یہ کر دکھایا۔ اس نے دوسرے کارل کی طرف اشارہ کیا اور دانت دکھا کر چلا گیا۔ ان پرانے دوستوں کا ٹولہ تصویر بنوانے لگا۔ اسٹوڈنٹس جن کے ہاتھوں میں ان کی پرانی تصویریں تھیں انہیں ہدایت دینے لگے۔ مسٹر مارٹن، آپ کا ہاتھ مس کرولین کے کندھے کے اوپر ہوگا۔ ہاں، ذرا سا اوپر بس۔ اور مسٹر بلائٹر، آپ کی گھڑی کلائی پر مضبوطی سے بندھی ہے، ڈھیلی نہیں ہے۔ مس لینا، آپ اپنی چنگلی کو ذرا کھولیں۔ ان کی سالانہ تصویر بن گئی تو اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ تصویریں بنوانے لگے۔ امراحہ پر رقص سی طاری ہونے لگی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سالانہ تصویر کے لیے بھی نہیں آ سکے گی۔ وقت گزر جائے گا، وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ ویرا روس میں بزنس کر رہی ہوگی۔ کارل مر چکا ہوگا۔ سائیں دنیا کے مفلوق الحال ملکوں میں ٹرسٹ چلا رہا ہوگا، اور آلیان، وہ سوچوں میں ہی خاموش سی ہو گئی۔ ایک جگہ اکٹھے رہنے والے آنے والے وقت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ تصور بہت بھاری گزرتا ہے دل پر۔ اس کا دل بھر آیا کہ وہ رونے لگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ہو کر دور ہو جانا، 4، 6، 8 ہو جانا۔ کارل نے اسے ٹشو دیا۔ وہ بھی پرانے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا۔ امراحہ نے ٹشو لے لیا تو وہ حیران ہوا۔ تم اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ ہاں، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ میں پاکستان چلی جاؤں گی، ویرا روس، سائیں افریقہ، این جاپان، اور تم مر چکے ہوگے۔ کارل کو ان سب میں اکیلے اپنے مرنے پر افسوس ہوا۔ اور آلیان، وہ دنیا کے کسی گمنام خطے میں بزنس کر رہا ہوگا۔ وہ بزنس کر رہا ہوگا اور میں مر چکا ہوں گا۔ تم کبھی ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی امراحہ۔ اس کے ہاتھ سے ٹشو چھین کر وہ چلا گیا اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس قدر اداس تھی کہ اسے دیکھ کر اسے بھی اداسی ہونے لگی۔ وہ آلیان کے پاس جانے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتا نہیں ہے لیکن سنتا تو ہے نا، اتنا بھی کافی ہے۔ سن لینا بھی ایک نعمت ہے۔ گھاس پر بیٹھی ویرا جو گٹار بجا رہی تھی، اس کی نظر آلیان پر پڑی۔ سارے الفاظ اپنے اپنے پنجروں میں پھر سے مقید ہو گئے۔ ویرا کوئی روسی گانا ہی گا رہی ہوگی، لیکن دنیا میں کتنا ہی اچھا گانا ہو، وہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا نا کہ ویرا آلیان کے سامنے گائے اور آلیان اتنی توجہ سے اسے سنے۔ آس پاس اور بھی
स्टूडेंट्स भी गिटार और गाना सुन रहे थे। धूप उसके सुनहरी बालों से छनकर उसके गालों पर पड़ रही थी। उसकी लंबी गर्दन दाएं बाएं हिल रही थी। सर ऐसे झूम रहा था जैसे रूसी गीत फ्रॉक का कोना हाथ में पकड़े पैरों के बल महवरे रक्स हो। वीरा की आवाज अच्छी थी और अंदाज भी। वो उसे भी कई गाने सुना चुकी थी, लेकिन उसे आलियान को नहीं गाना सुनाना चाहिए। कारल मेयर बन चुका होगा, आलियान बिजनेस कर रहा होगा और रूस के तूफानी बर्फानी में गिरकर वीरा मर चुकी होगी। उसने खड़े खड़े अपने ख्याल में रद्दो बदल की। उसने खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन भोंडे अंदाज में। कारल, आलियान और उनके हॉलमेट्स एंडी और नील रात गए लड़कों के सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ में सर से ऊपर उठाकर एक एक बोर्ड पकड़ रखा था, जिसमें अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनाई से विल यू मैरी मी, मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लिखा था। वक्फे वक्फे से कारल तीसरी मंजिल की एक खिड़की पर सर्च लाइट की तेज रोशनी डाल रहा था, लेकिन खिड़की खुल रही थी और कोई हलचल दिखाई दे रही थी। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, कारल ने बयान जारी किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ उसे इसी अंदाज में प्रपोजल चाहिए था। वो इसी किस्म की फिल्मी सी लड़की है। अगर फिल्मी सी है तो एफल टावर में गोल घूमते हुए प्रपोज करना चाहिए था ना। तुमने भोंडा अंदाज अपनाया है। मैं यही अफोर्ड कर सकता हूँ। ना मैं टॉम क्राउजर हूँ, ना मेरा बाप जॉर्ज क्लोफी है। क्या तुमने उसे कहा था कि आज रात तुम आओगे, आलियान ने पूछा। नहीं, ये तो सरप्राइज है। वो गहरी नींद सो रही होगी। जब उसे ख्वाब आएगा कि तुम खिड़की के नीचे खड़े हो तो आएगी, तुम्हें कोई जवाब देगी। कारल भुन्ना गया। हरगिज नहीं, उसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया था वो हर रात मेरा इंतजार करती है। मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि हमारा सुबह तक खड़े रहने का कोई और इरादा नहीं है। कारल से लाइट लेकर आलियान ने खिड़की पर मारी। अंधेरे में खड़ा कोई मुझे नजर आया, वो जोश से बोला। एंडी ने सर्च लाइट खिड़की पर मारी। वहां अंधेरा था, कोई भी खड़ा नहीं था। जब खड़े खड़े थक चुके तो कारल ने आंसू साफ करने के लिए एंडी के आगे टिश्यू किया और बोर्ड नीचे करके अपनी साइकिलों पर जाने लगे तो एकदम तेजी से हॉल की कई खिड़कियां खुली। उनमें सर्च लाइट पड़ी थी कि सड़क रोशन हो गई और चलाकर उन सब ने कहा यस। लड़कियों की आवाज में इतनी शरारत थी, यस की तान इतनी लंबी थी कि चारों ने अपनी उंगलियां कानों में दे ली। तुम इतनी सारी लड़कियों से शादी करोगे? कारल ने दांत निकाले। अगर सारा ने इजाजत दी तो एंडी के भी दांत निकल आए। फिर सब खिड़कियों में यस के बोर्ड नजर आने लगे। फिल्मी अंदाज से प्रपोज को फिल्मी अंदाज में जवाब मिला। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लूंगा अपनी खिड़की के बाहर। तुम जब देखोगी तो तुम्हें हाँ का बोर्ड सबको दिखाना पड़ेगा। इन सब बोर्डों पर आलियान को अपने अल्फाज लिखे नजर आए। उसका जोश ठंडा पड़ गया। उसने एंडी के मुस्कुराते चेहरे से नजरें फेर ली। खुशी के मारे एंडी से साइकिल ही नहीं चलाई जा रही थी। वो 2-3 बार खुशी से साइकिल से गिर चुका था। सब आगे निकल जाते, वो गिर पड़ता और उठने की जल्दी भी नहीं करता। प्राइवेट हॉल में उन्होंने कई पर्चियां चिपकाई हुई थी। ये वो पैगामात थे जो नील की तरफ से अबचील के लिए सबक थे। जब सब पर्चियां चिपका चुके तो उन्होंने एक बड़ा बोर्ड दरख्त पर ठोंक दिया, जिस पर था मैसेज फॉर अबचील बड़े हरूफ में लिखा था। आलियान ने हाल अपने कमरे में आकर वार्डरोब में से एक बड़ा बॉक्स निकाला और उसमें नन्हे हाथ से बना कार्ड जला दिया। ये कार्ड उसने रंग बिरंगे धागों से परोकर शटलकॉक में खिड़की के सामने लगे दरख्त पर बांधे थे और जो साथ लगी घंटियों को कूड़ेदान में फेंक दिया। इन सब के साथ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो रात भर खुद से कहता रहा। शटलकॉक के बाग में लगे तनावर दरख्त के सामने की खिड़की में बैठी वो रंग बिरंगे मुख्तलिफ मार्करों से पैगामात लिख रही थी। वो कई घंटों से बैठी यही काम कर रही थी। ये पैगामात उसे सेफ रूम की दीवारों पर नहीं चिपकाने थे। इन पैगामात को आलियान को देने का इरादा रखती थी। कब कैसे वो नहीं जानती थी। उसने इस बारे में भी नहीं सोचा था। अभी पैगामात लिखने की जुर्रत कर रही थी। देर रात का वक्त, सड़कें सुनसान, कहीं दूर किसी के कराहने के बेहंगम गिटार बजाने की आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें जिन पर कान खड़े हो जाते हैं और मसाम पसीने से भीग जाते हैं। हफ्ते की रात बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपनी जॉब बार क्लब से वापस अपने हॉल्स की तरफ आ रहे थे। कुछ होश से बेगाने भी जुनून
जिन्होंने पी रखी थी। रात की इस सुनसान गोशे में उन्होंने एक जोकर को देखा। वो उसे किसी फास्ट फूड कंपनी का वर्कर समझते हैं। जोकर के हाथ पुश्त पर हैं और फिर एकदम हाथों को ऊपर उठाता है और हाथ में पकड़े हथौड़े को जमीन पर पड़ी खोपड़ी पर दे मारता है। इंसानी खोपड़ी पाश पाश हो जाती है, खून फव्वारे की शक्ल में सड़क पर बिखरता है और जरा दूर से ये मंजर देख लेने वाले स्टूडेंट्स अपनी चीखें दबाते हैं ताकि वो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो जाए और वो उल्टे पांव भागते हैं। एन उनके पीछे दूसरा जोकर नमूदार होता है। उसके हथौड़े से खून टपक रहा है और दूसरे जोकर खर खर की आवाज निकालकर उनकी खोपड़ी का निशाना लगा रहे थे। तीसरा जो कहके लगाकर गिटार बजाकर माहौल को और खौफनाक कर रहा था। सड़क स्टूडेंट्स की चीखों से गूंज उठी। खास करतब का तो मजा ही और है। जब उनके टोलों में बड़ी तादाद लड़कियों की होती है तो सारा मैनचेस्टर हिल जाता है। आगे आगे वो पीछे हथौड़ा मार जोकर्स। आलियान, कारल, साई और शावेज ने सड़क पर छुपकर ड्रामे की पहली किस्त देखी थी और हंस हंस कर उनके पेट में दर्द हो गया था। उन्हें उसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी। कारल का तो दिल था वो भी हथौड़े वाला रोल कर ले, मगर आलियान ने मना कर दिया था कि हम वक्त आने पर सब करेंगे। यूनी की लाइब्रेरी के रास्ते में एक मुजस्मा था जिसके एक हाथ में किताब और दूसरा थोड़ी के नीचे था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो गुजरता सर में किताब लगने की वजह से मुड़कर देखता 2-3 हार्ट अटैक होने लगते। जो मुजस्मा किताब पढ़ रहा था उसने मारा और हंसकर हाथ आगे बढ़ाना शुरू किया। धोखे के लिए वहां बहुत दिन असली मुजस्मा रखा गया था। फिर कुछ दिन में स्टूडेंट्स में से किसी ने मुजस्मे का रूप धार लिया। कभी गुजरने वाले को हाय कहता, कभी अपनी जमाई रोकता और कभी बाल ठीक करने लगता, कभी अचानक उन्हें डरा देता। कई डरपोक लड़कियां पूरी ताकत से चलाती और उनमें से एक इमराहा भी थी। वो बेहोश होते हुए बची थी। जितने मजाक यूनी में किए जाते उससे ज्यादा हॉल्स में हो रहे होते। आलियान अपने कमरे को लॉक करना भूल गया था और ये बहुत गलती होती है जो मारकर भी नहीं करनी चाहिए। जब तक लौट कर आओ सारा सामान बाहर पड़ा होता और हर एक पर प्राइजेस टैग होती है। आलियान याद आने पर गया तो उसके 2 सूट, परफ्यूम और जूते, कुछ सामान बिक भी चुका था और उस दिन बहुत सारे लोग लॉक करना भूल गए थे क्योंकि रात सही से सो नहीं पाए थे और रात फायर अलार्म बजने लगा। सब बुड़बुड़ा कर उठे, अपने कमरों से निकले और बिजली चली गई। गिरते पड़ते बाहर पहुंचे तो गुब्बारे जिनमें पटाखे भरे थे उनके पैरों में फूटने लगे। एक दूसरे पर गिरते वो जख्मी भी हुए। आलियान की नाक पर चोट आई और उसकी नाक पर बैंडेज लगाते काफी शर्म सी आई। यही लड़कियों के हाल में भी हुआ था। एनी शाहिदीन का कहना था कि कुछ पटाखों और लड़कियों की आवाज से इमारत चंद फीट ऊपर उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसा होना मुमकिन है। बिल्कुल लातादाद ऊपर उनके कॉल्स की गई। एक अदद काल इमराहा के दादा को भी गई कि इमराहा ने एक ईसाई लड़के से शादी कर ली है। दादा की सेहत अच्छी थी वरना उनको अस्पताल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। इमराहा दादा को समझाना महाल हो गया कि ये लड़कियों की शरारत थी और कुछ नहीं। वीरा के पापा को बताया गया। वीरा मास्क पहनकर मैनचेस्टर में चाकू से लूटते हुए कई बार देखी गई है। लेडी मेहर को कॉल की गई कि आलिया ने हाल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है। एक मिस्री लड़की ने इमराहा बनकर लंबा दुपट्टा पहना और सब इसमें फंसकर गिरने का ड्रामा करते रहे। कारल ने एक तस्वीर बनाई जिसमें आलियान की आंखें भंगी थी। पोस्टर लगाई गई। कारल ने उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास रख ली थी। इन दोनों ट्वीट यूनी में बहुत आम हो गई थी। सारा ने एक चॉकलेट इमराहा के आगे की। इमराहा ने एक बड़ी सी बाइट ली और उसका मुंह साबुन और ना जाने किस किस से भर गया झाग। इधर आलियान का भी यही हाल था। हंस हंस कर उनकी आंखों में पानी आ गया। तुम मानो या ना मानो आलियान हम दोनों एक जैसे हैं और तुम ये मान लो कि दुनिया में ना तुम सा कोई है ना मुझ सा। वो चाबी की गुड़िया की तरह सर मटका कर कह गई। जोजो से कहकर आलियान का एक स्केच बनाया था
और उसे देने जाने वाली थी कि कई दिन की मेहनत से तैयार किया। आखिरी क्लास लेकर वो निकला ही था, उसने स्केच हाथ में पकड़ रखा था। आगे पीछे स्टूडेंट्स टहल रहे थे। वो आलियान से कुछ दूर था। यहाँ पास वाले स्टूडेंट्स ने ऐसी आवाजें निकाल ली और ऊंचा बी था और सर भी जैसे स्पीकर से निकल रहा हो। 012 012। इमराहा और इमराहा जैसे चौंक कर इधर उधर देखने लगे, बहुत तेज और मुरत्तब आवाज में। 01 स्टार्ट साउंड एक्शन ऑन। फौजियों की तरह पैर जमीन पर मारे गए और जो जहां खड़ा था वहां खड़ा हो गया। जामद फ्रीज। कई सौ स्टूडेंट्स कई सौ मुख्तलिफ अंदाज में। इमराहा और आलियान जैसे दूसरे स्टूडेंट्स सर उठा उठा कर इर्द गिर्द देखने लगे। दूर दूर तक यही मंजर था। जो स्टिल थे उनके दरमियान जो स्टिल नहीं थे वो अरसे फंसे खड़े थे। क्लासेस लेकर निकलते दूसरे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह खड़े होकर ये मंजर देखने लगे। दूर दूर तक ये साकन इंसानी मुजस्मे खड़े थे। इमराहा 2 लड़कियों और 1 लड़के के दरमियान फंसी हुई खड़ी थी। आलियान 5 लड़कों में घिरा खड़ा था। समझने में वक्त ना लगा, बड़े पैमाने पर कुछ होने जा रहा है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। जब यूनि के अंदर से अपनी आखिरी क्लास लेकर दूसरे स्टूडेंट्स भी निकल आए तो रोबोटिक आवाज फिर गूंजी, कीप कॉम, स्टे स्टिल, एक्शन ऑन। कोई घूम गया, किसी ने सर घुमा लिया, किसी ने पैर, किसी के हाथ, और कोई झुक गया और वो नए रोबोटिक शक्ल में ढल गए, जैसे रोबोट रुक रुक कर भाग रहे हों। और फिर अगले एक्शन में उन्होंने एक एक दूसरे के हाथ पकड़ दिए और चौकोर खानों की शक्ल इख्तियार कर गए और इन चौकोर खानों में जूनियर्स आ गए। आलियान और इमराहा आमने सामने के खानों में थे। हाय आलियान, मैं यहाँ हूँ। इमराहा ने खुशी से उसे आवाज दी। गैर इरादी तौर पर आलियान ने फौरन गर्दन मोड़ कर देखा। वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, उसने हाथ में पकड़े स्केच को लहरा कर कहा। आलियान ने वापस ऐसे गर्दन मोड़ी जैसे कुछ देखा ही नहीं। एक्शन ऑन की एक जोरदार गूंज और पैरों की धमक चौकोर खाने तकून की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ा तकूनी जाल बना नजर आने लगा। कई सौ स्टूडेंट्स अब कई हजार हो चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल होते जा रहे थे। यूनि के कोनों खुदरों से निकलकर उन्होंने यकीनन उसकी मश्क की थी। कारल दूर से भागता हुआ आया और दरमियान में कूद गया। ऐसा ही इन दूसरे स्टूडेंट्स ने किया जो इस तकूनी जाल से बाहर खड़े थे। उन्हें तो इंतजार था इसी लम्हे का। 012 012 स्टे फोकस। इस बार वो घूमे, हाथ छोड़े, फिर हाथ पकड़े। अब वो दायरों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, लातादाद दायरों की, एक साथ जुड़े दायरों की। स्टे फोकस, कीप काम, इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाजें और बुलंद हो गई। हाथ छोड़े, घूमे, फिर पकड़ लिए। पहले से बड़े दायरे बन गए। आलियान इमराहा एक दायरे में आ चुके थे और कारल सामने वाले में। इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाजें पैरों की धमक के साथ गूंज रही थी और फिर उन्होंने उनके गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। फौजी मार्च करने के अंदाज में। कई प्रोफेसर्स भी आ चुके थे और डैन को भी आना पड़ा। सीनियर्स की आवाजों के अलावा हर कोई खामोश रहना चाहता था। वो कई हजार थे और जिस अंदाज से वो ये सब कर रहे थे वो काबिले तहसीन था। उनकी रिहर्सल की उड़ती उड़ती खबरें उन तक पहुंची थी। वी आर चैंपियन। उनके गिर्द गोल गोल मार्च करते उन्होंने अपनी आवाज को एक साथ मिलाकर गाना शुरू किया। उन्होंने कामयाब रिहर्सल की थी। उनकी आवाज कोर्स में थी। वो गा रहे थे, वो जो यूनि से जा रहे हैं। 210 एक्शन रीलोडेड। स्टे स्टिल। गोल दायरों में घूमते वो रुक गए। उनका रुक जाने का अमल काबिले दाद था। एक्शन रीलोडेड, एक्शन ऑन। दायरों से बाहर निकले खड़े सीनियर्स ने दायरों के दरमियान आकर बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर उठे उन्हें फायर करके फोड़ दिया गया। वो और बुलंद आवाज से गाने लगे, साथ तालियां बजाने लगे और दास्तान गो ने अपना पेन और डायरी बैग में रखकर शमूलियत इख्तियार की और आवाज के साथ आवाज मिलाई। गुब्बारे जो फिजा में फूटे थे उनसे निकली अफशां बिखरने लगी, सुनहरी, सुर्ख, सब्ज, पीली, हरी रंग की। उनके बालों और सरों पर, उनके हाथों और चेहरों पर। इमराहा ने हाथ में पकड़ा स्केच खोलकर फैला लिया। अफशां उस पर गिरने लगी। उसने उसे अफशां से भीग जाने दिया, खुद को भी। हर चेहरा सज गया, रंग गया। काश तालियों की गूंज, कदमों की धमक और गाने के बोल कभी खत्म ना हो। काश फिजा में बिखरी अफशां कभी समेटी ना जाए और काश कोई जादूगर कमाल कर दिखाए।
वो वक्त को ठहरा जाए। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को ये याद रखना पड़ेगा जाते हुए सीनियर्स ने उसे कैसा खराज तहसीन पेश किया था। रह जाने वालों की आंखों में नमी आने में वक्त ना लगा। दायरों में मौजूद स्टूडेंट्स ने उसे आज़ाद समझा। उनके लिए जो गाना गाया गया उन्हें वो तराना लगा और इमराहा को ये ट्रिब्यूट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने एक ही दायरे में खुद को और आलियान को खड़े पाया। काश ऐसे दायरे रोज बने और फिर कभी ना टूट सके।